बायर ने, तो मेरे पास कुछ राइट होने चाहिए, दैट राइट्स आर नोन एज राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। हाँ बेटा, अब आ गई बेटा, सॉरी स्क्रीन स्टार्ट करना ही भूल गया। यस, so what is the meaning of unpaid seller? The seller who has not received the whole of the price of the goods sold is called an unpaid seller। ठीक है, होल ऑफ द प्राइस, अगर किसी पर्सन ने पार्शियल पेमेंट भी कर दिया है और पार्शियल पेमेंट नहीं किया है, तब भी उसे अनपेड सेलर की कंडीशन में ही इंक्लूड करेंगे। सेक्शन 45, द सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी द एन अनपेड सेलर when the whole price has not been paid, when a bill of exchange or other negotiable instrument have been received as conditional payment and same has been dishonored। Students, what is the meaning of bill of exchange? Anyone? What is the meaning of that bill of exchange? Sir, it is order to pay the. Yes, when drawer of the bill ordered to the drawee to make that payment in the futuristic date with interest or without interest, whatever the agreed between both of them, that document on which drawee makes signature, that that document is known as bill of exchange। ठीक है, suppose that students, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स क्रेडिट बेसिस पर सेल किया, उसने एक डॉक्यूमेंट बनाया और उस डॉक्यूमेंट पर लिखा दैट मिस्टर वाई परचेज गुड्स ऑफ रुपीज दैट ऑन द क्रेडिट बेसिस एंड he has to pay that amount on that particular specific date in the future। एक्स ने यहाँ सिग्नेचर करके वाई को दिया, वाई ने भी यहाँ पर सिग्नेचर कर दिए और वाई ने ये डॉक्यूमेंट वापस एक्स के पास भेज दिया। दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ऑन द फ्यूचरिस्टिक डेट, दैट स्पेसिफिक डेट जब एक्स वाई के पास गया पेमेंट लेने के लिए, वाई ने डिक्लाइन कर दिया कि भैया मेरे पास पेमेंट नहीं है, आई कांट गिव दैट पेमेंट। तो ऐसी कंडीशन में ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगा? डिसऑनर्ड हो जाएगा। अगर इसने वाई ने अगर चेक दिया होता तो चेक भी डिसऑनर्ड हो गया होता। ठीक है, तो यहां पर अगर इन्होंने कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है और वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया है, तो भी इसे हम लोग अनपेड सेलर की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। अ सेलर who has been partially paid is also known as unpaid seller। Understood? Yes. Right of an unpaid seller। सपोज दैट मुझे मेरा पेमेंट नहीं मिला, अब गुड्स की ऑनरशिप तो ट्रांसफर हो चुकी है। ठीक है, सेलर से गुड्स की ऑनरशिप प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो चुकी है, बट अनपेड सेलर हैज सम राइट अगेंस्ट द गुड्स और अगेंस्ट द बायर। ठीक है, राइट अगेंस्ट द गुड्स एंड राइट अगेंस्ट द बायर। अब गुड्स के अगेंस्ट में क्या राइट है आप लोग मुझे खुद बताएं। सपोज दैट मैंने किसी शॉपकीपर से मोबाइल परचेज किया है, ठीक है, और मोबाइल मैं घर पे लेकर के आ गया, मैंने उसको चेक दिया था 50,000 रुपीज का, वो 50,000 का चेक डिसऑनर हो गया। अब उस सेलर के पास गुड्स के अगेंस्ट में क्या राइट है? सर सेलर के पास में राइट है कि वो गुड्स को लीन कर सकते हैं। देखो दो चीजें होती है बेटा, एक होता है राइट ऑफ लीन और एक होता है राइट ऑफ कॉन्फिस्केशन। स्टूडेंट्स लिख लीजिएगा, राइट ऑफ कॉन्फिस्केशन।
क्या आपके पास पेन पेपर है बेटा? Yes, sir. हाँ तो लिख लीजिएगा राइट ऑफ कॉन्फिस्केशन। CONFISCATION, confiscation. What is the difference between lien and confiscation? Anyone? Yes, students, anyone? चलिए मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स। राइट टू लीन के अंदर सेलर के पास में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती। सेलर सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए गुड्स को अपने पास जब्त करके रखता है। जब तक कि बायर पेमेंट नहीं कर देता तब तक वो गुड्स सेलर के पास अपने पास जब्त होके रहेगा। जैसे ही गुड्स का पेमेंट हो जाएगा सेलर की ड्यूटी बनेगी कि वो गुड्स को वापस बायर को दे दे, बायर के पोजीशन में दे दे, बायर को उस गुड्स की डिलीवरी दे दे। अंडरस्टूड? लेकिन राइट ऑफ कॉन्फिस्केशन इज डिफरेंट फ्रॉम राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ कॉन्फिस्केशन में सेलर के पास राइट है कि वो गुड्स की ऑनरशिप भी अपने पास में ले ले। गुड्स तो अपने पास जब्त करे वो तो करे, पर गुड्स की ऑनरशिप भी वापस अपने पास में ले ले। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उसे हम लोग कॉन्फिस्केशन कहते हैं। तो राइट टू लीन में हम लोग टेम्परेली गुड्स का पोजीशन अपने हाथों में लेते हैं और जैसे ही पेमेंट मिलेगा हम लोगों को बायर को गुड्स को वापस हैंड ओवर करना पड़ेगा। लेकिन कॉन्फिस्केशन में गुड्स की ऑनरशिप भी सेलर के पास चली जाएगी। अब बायर चाहे पेमेंट करे ना करे, सेलर के पास में वो कंप्लीट राइट होंगे जो कि एक ऑनर के पास में होते हैं। अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है, तो सेलर के पास में पहला राइट होगा राइट ऑफ लीन। Lien is a right to retain possession of goods until payment of price. Until payment of price का मतलब क्या हो गया? जब तक कि प्राइस नहीं मिल जाता तब तक। According to section 47 subsection 1, an unpaid seller can exercise the right of lien in the following cases: where the goods have been sold without any stipulation as to credit। ठीक है, हमने आपको क्रेडिट पे नहीं बेचा था, आपको पेमेंट करना था, आपने कहा 1-2 घंटे में आके पेमेंट कर जाता हूँ, गुड्स लेकर के चला जाऊंगा। आपने पेमेंट नहीं दिया, गुड्स हमने अपने पास में रखा हुआ है तब तक जब तक कि आप पेमेंट नहीं कर देते। अगर हमने गुड्स आपको अगर हमने गुड्स आपको क्रेडिट बेसिस पर सेल किया था तो वो क्रेडिट का टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया। आपने कहा था 3 दिन के अंदर पेमेंट कर दूंगा, 3 दिन में पेमेंट नहीं किया आपने, इट मींस क्रेडिट का टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया। when the buyer becomes insolvent, ठीक है, आपने हमसे गुड्स परचेज किया था, गुड्स परचेज करके आपने कहा सर मैं गुड्स लेकर के आता हूँ, इतने में अपने को न्यूज मिल गई कि भैया ये जो बायर है वो क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट हो गया है। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंट बच्चा? Incapable. Yes, incapable of paying liabilities. When the liability of an individual will be higher than their assets, that is the situation of insolvent। ठीक है, अब कंडीशन ऑफ द एक्सरसाइज द लीन, कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए? सर बायर को ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई थी। क्या ट्रांसफर हो गई थी बच्चा? ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई थी, लेकिन गुड्स का पोजीशन अभी भी किसके पास में है? सेलर के पास में। और गुड्स का प्राइस पूरा नहीं मिला है, चाहे हमें 100 रुपए भी अगर कम मिले हैं तो कम मिले हैं, पूरा पेमेंट अगर हमको नहीं मिला है तो ऐसी कंडीशन में हम गुड्स को अपने पास रिटेन करने का राइट रखेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, यहाँ पर गुड्स को रिटेन करने का राइट है, लीन करने का राइट है, कॉन्फिस्केशन का राइट अभी नहीं होगा। अंडरस्टूड? Yes. Want answer from each and everyone? Archie?
अर्पिता, Yes, sir. कुसुम, Yes. प्राची, प्रिया, रितिका, तन्वी। ओके, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। स्टूडेंट्स, बहुत बार क्या होता है कि बायर ये कहते हैं सर आप गुड्स को भेजो मेरे यहाँ तक, ठीक है, मैं आपको पेमेंट करता हूँ। मतलब सेलर मिस्टर एक्स ने गुड्स वाई से सेल किया, मिस्टर एक्स ने गुड्स को वाई को सेल किया, वाई ने कहा सर आप गुड्स को वहां से भेजिए, मैं आपको इधर से पेमेंट ट्रांसफर करता हूँ। बोला ठीक है, एक्स ने उसके स्टेटमेंट पर बिलीव करके गुड्स भेज दिया। गुड्स इन ट्रांजिट है, गुड्स इन ट्रांसपोर्टेशन है, बिटवीन द वे है। वाई ने पेमेंट नहीं किया, एक्स ने क्या किया, एक्स के पास राइट है, नाउ एक्स इज नोन एज अनपेड सेलर। अब एक्स के पास राइट है कि वो गुड्स को रास्ते में ही रोक ले, ट्रांसपोर्टर को कहे, अपने ऑटो ड्राइवर को या फिर जिसके थ्रू उसने गुड्स भेजा है उसको बोले तो रुक जा, जहां पहुंचा है वहीं रुक जा। बोले क्यों, वाई से अभी तक पेमेंट मिली नहीं है, अगर वाई से पेमेंट मिल जाएगा तो हम आपको ऑर्डर इशू कर देंगे, आप उसके घर पे डिलीवरी कर देना। लेकिन जब तक वाई का पेमेंट नहीं आ जाता है, अनपेड सेलर के पास में राइट है कि वो गुड्स को बीच रास्ते में ही रोक सकता है, गुड्स को वापस रिटर्न बुलवा सकता है, और सेलर को भेज। बच्चा बहुत बार क्या होता है स्टेटमेंट्स पर बिलीव करके सेलर जो है वो गुड्स को सेल कर देते हैं, गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन गुड्स रास्ते में है और क्रेडिट टाइम पीरियड खत्म हो गया, तब भी बायर ने पेमेंट नहीं भेजा। ठीक है, अब बायर ने जब पेमेंट नहीं भेजा तो एक्स के पास राइट है कि वो गुड्स को वापस लीन करे, और अगर गुड्स रास्ते में है तो उससे रास्ते में ही रोक ले, स्टॉपेज इन द ट्रांजिट। ठीक है, अब सपोज दैट गुड्स को यहां तक पहुंचने में 8 डेज का टाइम पीरियड या 7 डेज का टाइम पीरियड लगता है, वाई ने कहा सर आप गुड्स को भेजो, मैं 3 दिन में आपको पेमेंट ट्रांसफर कर दूंगा। 3 दिन निकल गए, पेमेंट आया नहीं, तो क्या एक्स के पास राइट नहीं है कि वो गुड्स को बीच रास्ते में रोक ले? सर बट बेटा 7 दिन लगेंगे ना गुड्स पहुंचने में, तो ओके चौथे दिन एक्स ने ट्रांसपोर्टर को फोन कर दिया कि भैया गुड्स को यही रोक लीजिए, गुड्स अपने को डिलीवरी नहीं देनी। बोले क्यों नहीं देनी? बोले साहब इसने 3 दिन का क्रेडिट टाइम पीरियड मांगा था, इन्होंने पेमेंट नहीं किया है, गुड्स आप रास्ते में ही रोक लो। ठीक है, सपोज दैट आप लोग बहुत बार प्रॉमिस करते हो कैश ऑन डिलीवरी का, करते हो प्रॉमिस, अगर आप डिलीवरी के टाइम पर कैश पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या जो वेंडर है वो वेंडर आपको गुड्स की डिलीवरी देगा क्या? नहीं देगा। दैट टाइम पीरियड ही इज नोन एज अनपेड सेलर। क्या कहेंगे उसे हम लोग? अनपेड सेलर। गुड्स की ऑनरशिप तो आपको ट्रांसफर हो गई, लेकिन गुड्स की डिलीवरी आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि आप उसका पेमेंट नहीं कर देते हैं। अंडरस्टूड? सर यस। The right of stoppage in transit is the right of stopping the goods. What is the meaning of in transit? In transit का मतलब होता है in the way. While they are in transit and retaining the possession until payment of price. यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो? जब गुड्स ट्रांजिट में हो मतलब रास्ते में हो, और पोजीशन तब तक नहीं देना है जब तक कि पेमेंट नहीं हो जाती है। This right is conferred on the sailor by Section 50 of the Act. The right can be exercised under the following cases. The sailor must be an unpaid sailor. गुड्स रास्ते में है, बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, बायर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया है, एंड द प्रॉपर्टी इन द गुड्स मस्ट हैव पास्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। गुड्स का की प्रॉपर्टी ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई। जब आप लोग कभी भी
फ्लिपकार्ट से कोई भी गुड्स मंगाते हैं, जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस किया, ओनरशिप आपके पास आ गई या नहीं आ गई? ओनरशिप आ गई। तो ऐसी कंडीशन में वो जो गुड्स आपने कॉल किया है वो गुड्स आपको डिलीवर होना चाहिए। गुड्स आपको डिलीवर भी हो गया, वेंडर भी आपके घर के बाहर खड़ा है, लेकिन आपने उसको पेमेंट करने से मना कर दिया। क्या वो आपको डिलीवरी देगा क्या गुड्स की? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा बच्चा? बिकॉज सर पेमेंट नहीं हुई है, और एज पर द प्रॉमिस कैश ऑन डिलीवरी शुड बी मेड। अगर डिलीवरी के टाइम पे पेमेंट नहीं हुई तो वो गुड्स वापस रिटर्न कर देगा, गुड्स अपने पास, चाहे ओनरशिप आपके पास में, पर गुड्स का पोजीशन आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप गुड्स का पेमेंट नहीं कर देते हैं। अंडरस्टूड? यस। Next point is right of resale. Students, after getting the exercise of lien or stoppage of goods in transit, अब सेलर उस गुड्स को कब तक अपने पास में रखेगा? सर अगर वो गुड्स पेरिशेबल नेचर का है, मतलब जल्दी खराब होने वाला है, तो सेलर के पास राइट होना चाहिए कि वो गुड्स को हैंड टू हैंड रीसेल कर दे। समझना इस बात को, अगर किसी गुड्स की एक्सपायरी 10 डेज में होने वाली है, ठीक है, 10 दिन के अंदर अगर ये गुड्स यूज नहीं हुआ तो ये गुड्स खराब हो जाएगा। ठीक है, वो गुड्स आप सेलर ने अपने पास में रिटेन किया हुआ है, अपने पोजीशन में लिया हुआ है, अब बायर उसका पेमेंट कर नहीं रहा, तो सेलर के पास में राइट है कि गुड्स को पेरिशेबिलिटी से पहले रीसेल कर दे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड राइट ऑफ रीसेल। दूसरा, गुड्स लीन किया जा चुका है, गुड्स ट्रांसपोर्ट में विद इन द वे रोका जा चुका है, सेलर ने आपको 2-3 बार नोटिस भी भेज दिया कि सर आप पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो गुड्स मुझे रीसेल करना पड़ेगा, आपकी तरफ से कोई आंसर नहीं आ रहा है, रीजनेबल नोटिस आपको जा चुके हैं, मतलब 1-2-3 नोटिस वो आपको दे चुका है कि सर पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो गुड्स हम रीसेल कर देंगे, पेमेंट कर दीजिए, गुड्स हम रीसेल कर देंगे, पर आपकी तरफ से कोई आंसर नहीं जा रहा। तो ऐसी कंडीशन में अनपेड सेलर के पास राइट है कि वो उस गुड्स को रीसेल कर दे, दैट इज कॉल्ड राइट ऑफ रीसेल। पढ़िएगा बच्चा एक बार। An unpaid seller who has exercised either the right of lien or right of stoppage in transit can resell such goods. The right to resell the goods is called right of resale. This right is conferred by Section 54. An unpaid seller can exercise the right of resale in the following cases. कब? जब गुड्स पेरिशेबल नेचर का हो। कब? जब गुड्स पेरिशेबल नेचर का हो, where the seller expressly reserve the right of resale in case of buyer makes a default in the payment of price। जब सेलर ने बायर को एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ही कह दिया था कि सर 5 दिन के अंदर आपका पेमेंट नहीं आया तो हम गुड्स को रीसेल कर देंगे, फिर भी बायर ने कुछ नहीं किया, तो बिल्कुल सेलर के पास राइट है कि वो रीसेल कर दे। और seller has exercised his right of lien or stoppage and give notice to the buyer his intention of goods resell the goods। हमने गुड्स रास्ते में रोक लिया था, गुड्स जब्त भी कर लिया था, और हमने बायर को नोटिस भी दे दिया था कि सर अगर आपने रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर गुड्स का पेमेंट नहीं किया तो हम रीसेल कर देंगे। ध्यान रखना बच्चा, नोटिस कब देना है? जब आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं कहा हो। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही अपने पास राइट रिजर्व रखा है कि सर विद इन 5 डेज अगर आपका पेमेंट नहीं मिलती है तो हम गुड्स को रीसेल कर देंगे, तो ऐसी कंडीशन में आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन नोटिस कब देना पड़ेगा? जब आपने बायर के साथ ऐसा कोई एक्सप्रेसली अग्रीमेंट नहीं किया है, आपने गुड्स रोक लिया, गुड्स जब्त कर लिया, तो फिर आपको बायर को एक्स्ट्रा नोटिस देना पड़ेगा कि सर अगर आपने विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पेमेंट नहीं किए तो हम गुड्स को रीसेल करने का राइट अपने पास में रखेंगे। अंडरस्टूड? यहाँ कोई दिक्कत है क्या बच्चा? ये सारे राइट जो है वो गुड्स के अगेंस्ट में,
बायर के अगेंस्ट में उनकी उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी से अमाउंट ले सकते हैं, वो सब बात है। ये सारे राइट्स जो है वो क्या है बच्चा, गुड्स के अगेंस्ट में। यस, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं बेटा। डैम श्योर। यस, राइट अगेंस्ट द बायर पर्सनली। अब बायर के अगेंस्ट में भी कुछ सेलर को राइट होना चाहिए। बायर ने इतना परेशान किया है, समय से पेमेंट नहीं की है, तो बायर के अगेंस्ट में भी कुछ राइट होने चाहिए। बोले सबसे पहले आपके पास राइट है कि आप उसके ऊपर कोर्ट केस फाइल कर। अगर किसी बायर ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं किया है, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास राइट है कि आप उसके ऊपर उसके ऊपर केस फाइल कर दे, स्यू फाइल कर दे, और इसको उसको एनफोर्स करें कि वो अपना टाइमली पेमेंट कर दे। दैट इज कॉल्ड सूट फॉर प्राइस, सेक्शन 55, where the property in goods has passed to the buyer, the buyer wrongfully neglects or refuses to pay the payment, the seller can sue the buyer for price, sue for damages for non-acceptance. Suppose that goods की डिलीवरी हुई, ध्यान रखना बच्चा, फ्लिपकार्ट ने आपको गुड्स की डिलीवरी दी, कैश ऑन डिलीवरी पे फ्लिपकार्ट से आपने गुड्स मंगाया, फ्लिपकार्ट ने आपको वेंडर के हाथों गुड्स भिजवा दिया, आपने उस गुड्स को लेने से मना कर दिया, गुड्स वापस उस पर्टिकुलर सेलर के पास में जाएगा। उस सेलर का यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा या नहीं लगा, लगा। उसको पैकेजिंग कॉस्ट आया या नहीं आया, बिल्कुल आया। अब ये पैकेजिंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो भी है वो पे कौन करेगा, फ्लिपकार्ट पे करेगा। वेरी गुड। तो फ्लिपकार्ट आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है अगर आपने गुड्स को एक्सेप्ट नहीं किया है, गुड्स का पेमेंट नहीं किया है, तो गुड्स अगर रास्ते में कुछ डैमेज हो गया, गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आया है, पैकेजिंग कॉस्ट आया है, उसको रिसीव करने के लिए भी फ्लिपकार्ट आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है। दैट इज नोन एज suit for damages for non-acceptance, where the buyer wrongfully neglects or refuses to accept or pay for the goods, the seller can sue him for damage of non-acceptance of that goods. Understood? Yes, sir. इसका बच्चा wrongfully neglect का मतलब कि गलत तरीके से उसने मना कर दिया कि भैया नहीं ले रहा, गुड्स करना हो जो कर लो। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप लोग गुड्स मंगाते हो, आपको पसंद नहीं आता है, आप बिना खोले ही उसे वापस दे देते हो कि मेरे को ये गुड्स रखना ही नहीं, मैं तो मजाक मजाक में मंगा लिया था। तो फ्लिपकार्ट अगर चाहे तो आपके ऊपर स्यू फाइल कर सकता है फॉर देयर कॉस्ट। ओके स्टूडेंट्स, बाकी के पॉइंट्स हम लोग कल देखेंगे, आपके शायद 6:30 बजे क्लास है। ओके।